कर्ज से कारोबार की तरफ। अब कई सारे वीडियोज आप देखते होंगे जिसमें लोन और ये स्कीम वो स्कीम के बारे में बताया जाता है। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि वो आपको आसान भाषा में समझाएं, लेकिन उनकी भाषा धीरे धीरे करके टेक्निकल हो जाती है और उस टेक्निकलिटी को आप समझने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल आपकी भाषा में आपके तरीके से एमएसएमईज को लोन अप्लाई करने से पहले उनके लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है उसके विषय में इस वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, किसी भी वीडियो में बिजनेस फाइनेंस के हर एक पहलू को तो कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इस वीडियो में ज्यादातर उन पहलुओं को कवर करने की कोशिश करेंगे, उन पॉइंट्स को टच करेंगे जो एमएसएमईज को दिक्कत करते हैं कि बिजनेस फाइनेंसिंग प्राप्त करने में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे देता हूं। मेरा नाम मनोज बराड़ है और मैं दिल्ली वेल्थ ग्रुप का फाउंडर हूं। साथ ही मैं एक्स बैंकर भी हूं। मैं पिछले 23 सालों से सिर्फ लोन बिजनेस में ही डील करता आया हूं और मैंने हजारों बिजनेसेस को सक्सेसफुल सर्विसेज दी हैं, चाहे मैंने बैंकर रहते हुए दी हूं या फिर मैं पिछले 12 सालों से बहुत सारे एमएसएमईज को सक्सेसफुल सर्विसेज दे चुका हूं और कई बिजनेसेस आज एक ब्रांड बनने की दिशा में अग्रसर हैं। और इस तरीके से आज मुझे 23 साल हो चुके हैं लोन प्रक्रियाओं, उनकी समस्याओं और उनसे उलझते हुए उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हुए। जिस दिन आप लोन अप्लाई करते हैं, जिस दिन आप लोन लेते हैं, ये उसी दिन तय हो जाता है कि आप उस लोन को ठीक से चलाओगे या फिर आप उस लोन को डिफॉल्ट कर दोगे। यह इस वीडियो का सबसे पहला लेसन है। आपने कई सारे लोगों का नाम सुना होगा, जैसे कि अनिल अंबानी, नीरव मोदी। आपको क्या लगता है, क्या इनको बिजनेस नहीं करना आता था? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होने के बावजूद भी ये डिफॉल्ट क्यों कर गए? अब जिन बिजनेसमैन का मैंने आपको नाम लिया, अगर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या फिर अफवाहों को छोड़ दिया जाए, क्या आपको सच में लगता है कि इन कंपनियों को, इन बिजनेसमैन को बिजनेस नहीं करना आता था? तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे या सोशल मीडिया पे जो कहानियां चलती हैं उनमें सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं या फिर वो अफवाहें हैं। असली रीजन कुछ और होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जिस दिन आप लोन लेते हैं उसी दिन तय हो जाता है कि आप लोन को ठीक से चलाओगे या फिर लोन में डिफॉल्ट कर दोगे। देखिए, बिजनेस ना चलने के या बिजनेस के फेल होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक आध तो ये कारण, जैसे कि कोविड आ गया, भाई सब कुछ बंद हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, आपकी पहुंच से बाहर हो गई चीजें कि भी कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया तो बिजनेस ठप हो गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया। आप जनरली, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक में अगर लोन अप्लाई करो तो अगर आपने 1 करोड़ की एप्लीकेशन दी है तो बैंक कहता है 50 लाख ले लो जी, 60 लाख ले लो। उस तरीके से ना भिंडी बाजार बना रखा होता है, सब्जी मंडी की तरह मोल भाव हो रहते हैं कि भाई आप इतना पैसे ले लो, उतना ले लो, ऐसे ले लो, वैसे ले लो। जेन्युइन रिक्वायरमेंट बिजनेस की नहीं समझी जाती है। अच्छा, बिजनेसमैन भी सोचते हैं उसकी रिक्वायरमेंट 50 लाख की है तो अप्लाई भी 1 करोड़ के लिए करते हैं कि उनको भी आइडिया है यार बैंक जो है ना 1 के लिए अप्लाई करेंगे तो 50 तो दे ही देगा, ऐसे करके। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बिजनेसमैन जब भी लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसके पास अपनी रिक्वायरमेंट से संबंधित सारी कैलकुलेशंस होनी चाहिए कि उसको कितना पैसा कहां, क्यों, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको पैसा पूरा नहीं मिलता, इसकी वजह से भी बिजनेस डूब सकता है। यानी कि जितना पैसा बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, अगर आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कम पैसा मिलेगा, तब भी बिजनेस डूब सकता है। और अगर आपने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 50 लाख की रिक्वायरमेंट है, आपने 1 करोड़ के लिए अप्लाई कर दिया और बैंक को लगा यार चलो कुछ नहीं, थोड़ा कम करके दे देते हैं, और उसने 75 लाख दे दिया। यानी कि जरूरत थी 50 की, मिल गया 75, तब भी बिजनेस डूबेगा, क्योंकि वो उस पैसे का इस्तेमाल आप कहीं और करोगे बिजनेस की जगह। फंड डाइवर्जन होगा, मिसयूज ऑफ फंड होगा। तो जैसे ही मिसयूज ऑफ फंड होगा, आप मान के चलिए बिजनेस डूबने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देगा। और कोई भी छोटा सा झटका बिजनेस पे लगेगा, कोई भी छोटा सा, मतलब मान लीजिए कोई पैसा कहीं रोक गया, कहीं पार्टी से डिले होगी पेमेंट, कुछ और, कोई लॉस हो गया किसी भी तरह का, कोई प्रोडक्शन लॉस हो गया, कुछ और हो गया, तो अगर आपने कम पैसा मिला है या ज्यादा पैसा मिला, दोनों ही स्थिति में बिजनेस डूबेगा। आपने आज 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी और वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, डिपेंड्स ऑन कि आपका काम किस तरीके से चलता है, आपकी बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल हम लोग बोलते हैं इसको टेक्निकल भाषा में। तो आपका धंधा कितने, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कितने दिन में आपका घूम के वापस आ जाएगी? और वापस कैसे आएगी? मान लो 10 लाख का माल खरीदा आपने और उसको प्रॉफिट के साथ बेचा, तो वो पेमेंट प्रॉफिट के साथ वापस आएगी। तो वो जनरली 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में या 90 दिन तक जनरली आ जाती है वापस। 3 महीने में पेमेंट की साइकिल घूम जाती है। तो अगर आपको पैसा बिजनेस करने के लिए चाहिए,
यानी कि रॉ मटेरियल की सर्कुलेशन के लिए चाहिए, कच्चा माल खरीद के या इन्वेस्टमेंट अपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके आप बिजनेस चलाना चाहते हैं, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल से संबंधित है, तो अगर आपने कुछ ऐसा लोन ले लिया जो 3 महीने में स्क्वायर ऑफ नहीं होता है, यानी कि जो भी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर 30 दिन की ऑपरेटिंग साइकिल है, 30 दिन में 10 लाख इन्वेस्ट करके 30 दिन में आपके पास वापस विद प्रॉफिट वो 10 लाख वापस आ जाते हैं, और वो लोन 10 लाख का जो लोन आपने लिया है वो 10 लाख का लोन 30 दिन के अंदर अंदर अगर खत्म नहीं होता, बंद नहीं होता है, तो भी आपका बिजनेस डूब सकता है, यानी कि आपने गलत फाइनेंसिंग उठा ली है। ज्यादातर बिजनेसमैन, हमारे बिजनेसमैन ज्यादातर क्या कर रहे हैं आज के डेट में, वो 3-3 साल के बिजनेस लोन उठा लेते हैं। वो 3 साल का बिजनेस लोन ईएमआई फिक्स हो जाती है, पैसा रोटेट होके आता नहीं है, ठीक है, या आता है तो वो दोबारा से उस स्क्वायर ऑफ नहीं होता है। तो इसकी वजह से कई सारे, मतलब अगर आपने गलत नेचर की फंडिंग उठा ली, आपको रिक्वायरमेंट थी वर्किंग कैपिटल की और आपने उसके अगेंस्ट में टर्म लोन उठा लिया, तो भी आपका डिफॉल्ट होना या आपके बिजनेस का डूबना लगभग तय है। सो 2-3 स्थितियां आई। एक, अगर आपको कम पैसा मिलता है तब भी बिजनेस डूब सकता है, ठीक है, डिफॉल्ट हो सकते हैं आप। अगर आपको ज्यादा मिलता है तब भी बिजनेस डूब सकता है और आप डिफॉल्ट हो सकते हैं। और अगर आप गलत तरीके की फाइनेंसिंग उठा लेते हैं तब भी आपका बिजनेस डूब सकता है और डिफॉल्ट हो सकता है। देखो, हर प्रकार के कारोबार में अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन फाइनेंस के मामले में जो समस्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम के कारण उत्पन्न होती है। अगर हमें किसी भी बिजनेसमैन को अगर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फाइनेंस चाहिए तो उसको सबसे पहले बेसिक नॉलेज गैदर कर लेना चाहिए, बेसिक नॉलेज का प्राप्ति कर लेना चाहिए कि एग्जैक्टली उसको कितना पैसा कहां और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर उसको इतनी सी भी जानकारी है तो 99% वो आदमी गलत तरीके की फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जाएगा, और गलत तरीके की फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जाएगा तो बिजनेस ठीक ठाक चलेगा, बिजनेस के डूबने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि कम फाइनेंस भी दिक्कत करता है, ज्यादा फाइनेंस भी दिक्कत करता है, और गलत तरीके का फाइनेंस भी दिक्कत करता है। अगर आपको लिमिट चाहिए और आपने टर्म लोन ले लिया तब दिक्कत है, टर्म लोन मतलब ईएमआई वाले लोन। और अगर आपको मतलब मान लीजिए मशीनरी खरीदनी है तो मशीनरी के अगेंस्ट में आपको टर्म लोन मिलना चाहिए, यानी कि ईएमआई बेस्ड लोन मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपनी लिमिट में से पैसा निकाल करके मशीनरी खरीद ली तब भी दिक्कत है। अच्छा, लोग बड़ा इसको कैजुअल लेते हैं, बहुत कैजुअल ट्रीट करते हैं, ठीक है पैसा तो है, पैसे को सिर्फ पैसा समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं कच्चा पक्का, कैश सेल, ये सेल वो सेल, तब वो फिर सेपरेट हो जाते हैं, नहीं जी वो अलग है, वो अलग है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन बैंक के पैसे को वो हर तरीके के मतलब कुछ भी करना चाहते हैं। कई कस्टमर तो हमें ऐसे भी मिलते रहते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं और उस लोन को पूरे को गायब कर देते हैं, यानी कि वो सारा कच्चे में कन्वर्ट कर देते हैं सेल। भाई अच्छा, कई लोग लोन लेने ही इसलिए आते हैं कि उनकी सेल कच्चे में है और उसको लोन चाहिए। भाई तुम्हारी कच्चे में सेल है तो पक्के में क्यों लोन चाहिए, बैंक तो पक्के का पैसा देगा। तो बड़ी अजीब सी स्थितियां हैं, लोग बिल्कुल कैजुअल अप्रोच के साथ आते हैं और लोन लेने को ना अपना एक तरीके से जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि भाई तूने लोन की एप्लीकेशन डाल दी, हम मतलब किसी कस्टमर ने अगर लोन की एप्लीकेशन डाल दी तो उसको लोन मिलना ही चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये सच भी है, जो आदमी लोन लेने के लिए निकलता है उसको किसी न किसी तरीके का लोन तो मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी बिजनेस में अगर आपको फंडिंग चाहिए, आपके बिजनेस के लिए अगर लोन चाहिए, आपको 2-3 बातें बहुत साफ साफ पता होनी चाहिए। नंबर 1, आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो वो पैसा कितने दिन में रोटेट होकर आपके पास विद प्रॉफिट वापस आ जाता है। दूसरा, आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन का सिस्टम, लेनदारों देनदारों का व्यवहार, कि उन लोगों के साथ किस तरीके की डीलिंग आपकी रहती है, उधार पे माल आपको मिलता है और कितना उधार पे आप देते हो मार्केट में, सबसे टाइमली पैसा मिल जाता है नहीं मिल जाता है, और अगर कभी अप्स एंड डाउन होते हैं तो उसकी कैलकुलेशन क्या रहती है कि आपने किसी वेंडर के साथ अगर मान लो देने का या लेने का व्यवहार मान लो 40 दिन का बना रखा है, तो क्या वो 40 से पहले मिलता है या 40 के बाद मिलता है। तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कच्चा पक्का ये वो सब तरह का, समटाइम्स माल रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होती है, तो उसकी क्या परसेंटेज है। अगर आप साल भर में 1 करोड़ का माल बेचते हो तो उसमें से कितना % आपको माल वापस मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है जो आपको रोजमर्रा के बिजनेस में पता होता है, डेली रूटीन में आप उन चीजों का आपको पता होता है, लेकिन आप इग्नोर करते हो। आप अलग ही एक मुखालते में, अलग एक भ्रम में जीते हो कि आप जब लोन अप्लाई करोगे तो आपके एप्लीकेशन का बस लोन बैंक जो है ना इंतजार ही कर रहा है, और जैसे ही आप लोन अप्लाई करोगे और बैंक हाथ जोड़ के आपको पैसा दे देगा। हाँ, पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। कहां मिलता है? जब आप होम लोन लेने जाओगे, जब आप प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लेने जाओगे, जब आप कार लोन लेने जाओगे, जब आप अलग तरह के पर्सनल लोन लेने जाओगे। ये सारे पर्सनल कैटेगरी के लोन है,
वहां आसानी से पैसा मिल जाता है, आसानी से कर ले, वहां भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी काफी हद तक आसानी रहती है। क्यों आसानी रहती है? क्योंकि वहां पे जो सिक्योरिटीज दी जाती हैं वो मोर देन सफिशिएंट होती हैं। पर बिजनेस फाइनेंस में चाहे आप प्रॉपर्टी रख के लोन लो या बिना प्रॉपर्टी के जो स्कीम मिलती है, उन स्कीम चलती है, उन स्कीम के तहत लोन लो, आपकी प्रॉपर्टी प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं होती है। प्राइमरी सिक्योरिटी आपके बुक डेट्स होते हैं, आपका स्टॉक होता है, आपके डेटर्स होते हैं, आपकी करंट एसेट्स हाइपोथेकेट होती हैं। ठीक है, तो धंधा धंधे के हिसाब से चलता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जब आप एक बिजनेसमैन हो और अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने जाओगे, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर निर्भर करती है कि आप अपना बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने की सेल है और कितना प्रॉफिट आपने डिक्लेयर किया है, उस प्रॉफिट पे फिर डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो एक तरीके का प्रॉफिट ही होता है, एक्चुअल खर्चा नहीं होता है, तो उसको एड बैक कर लिया जाता है। फिर कई केसेस में जैसे लोन कोई बंद कर रहे हैं तो लोन का इंटरेस्ट भी एड बैक कर लेते हैं कई बार। ठीक है ना, वो डिफरेंट कैलकुलेशन पे बेसिकली वहां कैश फ्लो जज होता है कि सिर्फ कैश फ्लो कितना है, यानी कि वो कितने रुपए की किस्त आसानी से भर सकता है। रिटेल के केसेस में हम लोग सिर्फ यही समझते हैं, लेकिन बिजनेस लोन के केस में, यानी कि बिजनेस फाइनेंस के केस में, यहां मैं बिजनेस लोन वो 3-4 साल के बिजनेस लोन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं वर्किंग कैपिटल लिमिट की बात। वर्किंग कैपिटल यानी कि बिजनेस को आगे बढ़ाने का लोन, बिजनेस की डे टू डे रूटीन में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो खर्चे होते हैं, उनको मीट करने के लिए जो लोन मिलते हैं, उस लोन पे उस लिमिट की कैलकुलेशन कैसे काम करती है। और एक्चुअल में किसी भी बिजनेस को अगर ग्रोथ की तरफ जाना है, अगर किसी बिजनेस को आगे बढ़ना है, तो उसको सही अच्छे तरीके की वर्किंग कैपिटल लेनी जरूरी है। अब वर्किंग कैपिटल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल को आप कस्टमाइज करवा सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे राम और श्याम 2 लोग हैं और वो दोनों सेम काम करते हैं। दोनों मान लीजिए कोई पेन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, दोनों की फैक्ट्री पेन मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेम टाइप ऑफ पेन, जेल पेन बनाते हैं, मान लो एक ही प्रोडक्ट के हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। राम कच्चा माल खरीदता है, जो भी पेन बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, उसके पास हाईटेक मशीनरी लगी हुई है, उसकी प्रोसेसिंग फटाफट करता है, 3 दिन में 2 दिन में प्रोडक्शन तैयार हो जाता है, चौथे दिन 5वें दिन सेल हो जाता है उसका माल, और 10वें दिन उसकी पेमेंट आ जाती है। श्याम के पास उतनी हाईटेक मशीनरी नहीं है, उसका प्रोडक्शन साइकिल लंबा चलता है, वो 10 दिन में मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर सेल करता है, उसके लेनदार देनदार उतने प्रॉम्प्ट नहीं है, उतने अच्छे नहीं है, उसका डीलिंग जो है डिफरेंट तरीके की है। श्याम जो है उसकी पेमेंट आने में, कच्चा माल खरीद के बना के और बेच के और पेमेंट आने में 30 दिन लग जाते हैं। तो राम के 10 दिन में कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है, श्याम की 30 दिन लगते हैं। काम एक ही है, नेचर ऑफ वर्क एक ही है, सब कुछ सेम है। तो जब हम राम की फाइनेंसिंग करवाएंगे तो 10 दिन की कैलकुलेशन के हिसाब से करवाएंगे, और श्याम की जब करवाएंगे तो 30 दिन के हिसाब से करवाएंगे। ज्यादातर लोग जो मार्केट में बैठे हैं ये कैलकुलेशन नहीं आती है या करते नहीं है, बैंकर्स भी इग्नोर करते हैं, वो भी इस पे फोकस नहीं करते। हम इसी चीज में माहिर हैं कि हम एग्जैक्टली उसकी फंडिंग उसकी नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, ट्रांजैक्शनल बिहेवियर के हिसाब से करवाते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से करवाते हैं। कस्टमाइजेशन इज द की, कस्टमाइजेशन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप लोन की कस्टमाइजेशन बिजनेस की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, ट्रांजैक्शन बिहेवियर और ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से करवा दोगे तो बिजनेस कहीं भी मार नहीं खाएगा। हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें और भी होती है, फोरकास्टिंग होती है, प्लानिंग होती है, बहुत कुछ होता है, बट एटलीस्ट एक पॉइंट जो सबके सामने विजिबल है, जिसको बैंकर भी समझता है, जिसको कस्टमर भी समझता है, जिसको लोन दिलाने वाला कंसल्टेंट भी समझता है, उस पॉइंट पे तो फोकस किया जाए। लेकिन ये बहुत बेसिक से कैलकुलेशन भी 99% ना तो कंसल्टेंट करते हैं, ना कस्टमर करता है, और ना ही बैंकर करता है, और फिर बिजनेस स्ट्रगल करते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक की सब कुछ समझ में आ रही हो। और जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि लोन लेना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि उन्होंने लोन के अप्लाई कर दिया तो उनको लोन मिलना ही चाहिए। लोग लड़ने शुरू हो जाते हैं, नहीं नहीं मुझे लोन ऐसे ही चाहिए, यही चाहिए, इतना ही चाहिए, जबकि उनकी कैलकुलेशंस गड़बड़ होती हैं, प्रेजेंटेशन कोई नहीं होती है, रॉ डाटा लेके घूमते हैं। बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी आते हैं जिनकी 50-50 करोड़ की टर्नओवर मिलती है और उनको 20-20 लाख के लोन नहीं मिल पाते। बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर होते हैं जिनकी 2-4 करोड़ की टर्नओवर रहती है, उनको 1-1 करोड़ का लोन मिल जाता है, लिमिट मिल जाती है। ये बात स्पेशली उन बिजनेसमैन से मैं कहना चाहूंगा जो लोन लेना अपना एक जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, लोन लेने के लिए बैंकर से, कंसल्टेंट से लड़ना शुरू कर देते हैं, ब्रांच में जाके हंगामा करते हैं बैंकों की। उनको मैं समझाना चाहूंगा कि अगर आपको किसी स्कीम में
लोन मिलना चाहिए, मान लो सरकार ने कोई स्कीम निकाली है और उस स्कीम में आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं। उदाहरण के तौर पे सिर्फ मैं ये उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि मुझे इस समय इससे बढ़िया एग्जाम्पल या उदाहरण नहीं समझ में आ रहा, मैं सरकारी स्कीम से ही जोड़ के बताना चाहूंगा। अगर आप सरकार, जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड के बाद से बहुत सारा लोगों को जो गरीब हैं उनको मुफ्त राशन बांट रही है, ठीक है, तो सरकारी स्कीम है, मुफ्त में राशन मिलना चाहिए। तो जो लोग लड़ाई करने शुरू हो जाते हैं ब्रांच में जाके, मैं उनको कहना चाहूंगा कि भाई आपको अगर सरकारी स्कीम में मुफ्त राशन भी लेना है तब भी आपके पास येलो या वो पिंक कार्ड टाइप का कुछ होना चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे की प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि आप गरीब हो, आपको मुफ्त का राशन मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको गवर्नमेंट की किसी भी तरह की स्कीम में लोन चाहिए तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी उस स्कीम के तहत बननी चाहिए, और आप एलिजिबिलिटी बनने के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, आप सिर्फ रॉ डेटा, आपके सिर्फ आईटीआर, अनसाइंड बैलेंस शीट ऐसे लेके घूम रहे हो, नहीं मिलने वाला लोन। आपकी कैलकुलेशन नहीं है, आपकी प्रोजेक्शन नहीं है, नहीं मिलने वाला। बिजनेस फाइनेंस में तो लोन नहीं मिलने वाला। फिर आप क्या करो, उल्टे सीधे लोन उठा लो, फिर उनको लोन को भरने के लिए एक और लोन ले लो, फिर उस एक लोन को भरने के लिए फिर एक और लोन ले लो, और ऐसे ऐसे घूम फिर के आप स्वाहा, काम खत्म। हमें यह पता होना चाहिए जिस फाइनेंसर के पास आप जा रहे हो, किसी मान लीजिए सरकारी बैंक के पास अप्लाई कर रहे हो आप लोन के लिए, किसी गवर्नमेंट स्कीम में ही कर रहे हो या किसी और तरीके का लोन, या किसी प्राइवेट बैंक में जा रहे हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जा रहे हो, और सब बैंकों का अपना एक लोन देने का एक प्रोसीजर होता है, इंटरनल प्रोसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है जिस बैंक, जिस फाइनेंसर के पास आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस फाइनेंसर को क्या चाहिए होता है, उसके सामने प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से करनी है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको लोन लेना है और आपकी प्रेजेंटेशन आईसीआईसीआई बैंक के हिसाब से है, तो स्टेट बैंक आपको लोन नहीं देगा। आपको अगर आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेना है और आपकी प्रेजेंटेशन यूको बैंक के हिसाब से है, आईसीआईसीआई बैंक लोन नहीं देगा। सो अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आपको फंडिंग के लिए बैंक में अप्लाई करना है, स्पेशली वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन जिस फाइनेंसर के पास लोन एप्लीकेशन डाल रहे हैं उस बैंकर की रिक्वायरमेंट, उस फाइनेंसर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कहीं भी अगर मिसमैनेजमेंट होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। बिजनेस फाइनेंस में बैलेंस शीट के हिसाब से होती है, और बैलेंस शीट ज्यादातर बिजनेसमैन को पता ही नहीं होता होती क्या है। उनको ये पता होता है कि मैंने इतने करोड़ की टर्नओवर कर दी और इतना प्रॉफिट आ गया। जबकि बिजनेस फाइनेंसिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस को मात्र यही दो तीन चीजों के लिए देखते हैं। एक, बिजनेस लगातार ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, दूसरा कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं है। बाकी सारी कैलकुलेशन बैलेंस शीट के हिसाब से होती है। तो अगर हमें बैलेंस शीट को समझना है, बैलेंस शीट को थोड़ा सा नजर अगर हम बैलेंस शीट की तरफ डालें तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बैलेंस शीट होती क्या है, कैसे है। अब इससे आज पहले कि हम और आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं आपको बैलेंस शीट को समझाने की कोशिश करता हूँ कि बैलेंस शीट मोटा मोटा आइडिया, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है बैलेंस शीट में, बहुत इन डेप्थ कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारा कुछ होता है, के तहत बननी चाहिए। और आप एलिजिबिलिटी बनने के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, आप सिर्फ रॉ डेटा, आपके सिर्फ आईटीआर, अनसाइंड बैलेंस शीट ऐसे लेके घूम रहे हो, नहीं मिलने वाला लोन। आपकी कैलकुलेशन नहीं है, आपकी प्रोजेक्शन नहीं है, नहीं मिलने वाला। बिजनेस फाइनेंस में तो लोन नहीं मिलने वाला। फिर आप क्या करो, उल्टे सीधे लोन उठा लो, फिर उनको लोन को भरने के लिए एक और लोन ले लो, फिर उस एक लोन को भरने के लिए फिर एक और लोन ले लो, और ऐसे ऐसे घूम फिर के आप स्वाहा, काम खत्म।
अभी तक के वीडियो में मैंने आपको बताया है, एक बिजनेसमैन को अगर लोन लेना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना है, वर्किंग कैपिटल लिमिट लेनी है, तो उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी कैलकुलेशन अपने लेवल पे होनी बहुत जरूरी है। उसको कहाँ कितना पैसा चाहिए, किस नेचर का चाहिए, वो सारी कैलकुलेशन, वो सारा अंदाजा, वो सारा होमवर्क उसको करना जरूरी है, राइट। लेकिन सेकेंडरी फेज में हमें यह पता होना चाहिए, जिस फाइनेंसर के पास आप जा रहे हो, किसी मान लीजिए सरकारी बैंक के पास अप्लाई कर रहे हो आप लोन के लिए, किसी गवर्नमेंट स्कीम में ही कर रहे हो, या किसी और तरीके का लोन, या किसी प्राइवेट बैंक में जा रहे हो, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जा रहे हो, और सब बैंकों का अपना एक लोन देने का एक प्रोसीजर होता है, इंटरनल प्रोसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है, जिस बैंक, जिस फाइनेंसर के पास आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस फाइनेंसर को क्या चाहिए होता है, उसके सामने प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से करनी है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको लोन लेना है, और आपकी प्रेजेंटेशन आईसीआईसीआई बैंक के हिसाब से है, तो स्टेट बैंक आपको लोन नहीं देगा। आपको अगर आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेना है और आपकी प्रेजेंटेशन यूको बैंक के हिसाब से है, आईसीआईसीआई बैंक लोन नहीं देगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आपको फंडिंग के लिए बैंक में अप्लाई करना है, स्पेशली वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन जिस फाइनेंसर के पास लोन एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उस बैंकर की रिक्वायरमेंट, उस फाइनेंसर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कहीं भी अगर मिसमैनेजमेंट होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। बिजनेस फाइनेंस में मोर देन 90% कैलकुलेशंस बैलेंस शीट के हिसाब से होती है, और बैलेंस शीट ज्यादातर बिजनेसमैन को पता ही नहीं होता होती क्या है। उनको ये पता होता है कि मैंने इतने करोड़ की टर्नओवर कर दी और इतना प्रॉफिट आ गया। जबकि बिजनेस फाइनेंसिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस को मात्र यही 2-3 चीजों के लिए देखते हैं। एक, बिजनेस लगातार ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, दूसरा, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं है। इसके अलावा हम बहुत मेजर नहीं देखते इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो थोड़ा सा समझते हैं। बाकी सारी कैलकुलेशन बैलेंस शीट के हिसाब से होती है। तो अगर हमें बैलेंस शीट को समझना है, बैलेंस शीट को थोड़ा सा नजर अगर हम बैलेंस शीट की तरफ डालें, तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बैलेंस शीट होती क्या है, कैसे है। अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं आपको बैलेंस शीट को समझाने की कोशिश करता हूँ कि बैलेंस शीट मोटा मोटा आइडिया, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है बैलेंस शीट में, बहुत इन डेप्थ कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए छोटे व्यापारी को मोटा मोटा समझना जरूरी है कि मेरे बैलेंस शीट होती क्या है। मैं अगर आम भाषा में समझाऊं तो एक, मान लीजिए एक बहुत बड़ा, एक हैंडसम और टॉल और बड़ा अच्छा गठीले शरीर का एक बहुत भारी भरकम इंसान है, पेट वेट है नहीं, वो 6 पैक वगैरह है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, बट वो 100 मीटर रेस नहीं दौड़ पाता, या 500 मीटर रेस में हार जाता है। यानी उसका सब कुछ अच्छा होता है, स्टेमिना अच्छा नहीं है, वो लंबी रेस का वो नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस है वो दिखावट, जो उसका शारीरिक रूप है, और बैलेंस शीट होती है वो स्टेमिना, कि वो 100 मीटर रेस दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा, 500 मीटर की रेस में जीतेगा नहीं जीतेगा। दैट इज बैलेंस शीट साधारण भाषा में। आपका धंधा कितना अच्छा चलेगा, कितना लंबा चलेगा, क्या कैलकुलेशंस होंगी, वो सारी बैलेंस शीट पे निर्भर करती है। अगर आपकी बैलेंस शीट में कहीं भी 19-20 है तो अटकोगे आप, राइट। अच्छा, बैलेंस शीट को आसानी से समझने के लिए हम उसको 4 भागों में, बेसिकली तो 2 पार्ट ही होते हैं, ठीक है, एक लायबिलिटी पार्ट और एक एसेट पार्ट। और लायबिलिटी पार्ट को 2 पार्ट में कर लेते हैं कन्वर्ट, और एसेट पार्ट को भी 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक वो जो फिक्स है और या लॉन्ग टर्म है, दूसरे वो जो करंट यानी कि चालू है, ठीक है, लगातार बदलते रहते हैं। यहां करंट शब्द का जो मतलब होता है वो होता है चालू या लगातार बदलते रहना, जल्दी जल्दी बदलाव जिन चीजों में आता है, ठीक है। तो करंट या शॉर्ट टर्म, अच्छा
करंट या शॉर्ट टर्म का भी एक पैरामीटर है, आप ध्यान रखिएगा। वो एसेट्स जो 12 महीने, वो लाइबिलिटीज जो 12 महीना उससे कम में रोटेट हो जानी है, चेंज हो जाना, उनमें बदलाव हो जाना है, उनको हम करंट एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट्स में डालते हैं या लाइबिलिटीज में डालते हैं। और जो लॉन्ग टर्म मतलब जो लंबे टाइम तक रहेंगी, 12 महीने से ज्यादा रहेंगी, ठीक है। तो हम मुख्य तौर पर एसेट और लाइबिलिटी के दो पार्ट होते हैं, सॉरी बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एसेट एंड लाइबिलिटी, और एसेट्स के भी फिर दो पार्ट और लाइबिलिटी के दो पार्ट। मोटा मोटा समझने के लिए जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज में फिक्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में या फिक्स लाइबिलिटीज में करंट कैपिटल, जो प्रमोटर की कैपिटल डली हुई है। भाई ऐसा तो नहीं है कि उसने पैसे डाले और हर 12 महीने में वापस ले लेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लंबे टाइम तक बिजनेस चलाना है, तो कैपिटल इसलिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यानी में आएगी, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, जैसे मशीनरी लगाई है या बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, मशीनरी या बिल्डिंग बनाई है तो वो लंबे टाइम तक रहेगी, ऐसे तो नहीं 1 साल में खत्म हो जाएगी, 2 साल 5 साल 10 साल ऐसे चलती है, राइट। तो वो जो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी लोन लेती है या प्रमोटर पैसा डालता है कंपनी में, वो कंपनी की लायबिलिटी है उसको पे बैक करने की, लेकिन वो जहां लॉन्ग टर्म में है तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएगी, जैसे कि कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन्स। तो जो बैंकों के लोन ईएमआई बेस्ड लोन होते हैं और 12 महीने से लंबे लोन होते हैं, उनको हम यहां दिखाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स में। फिर है करंट या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, हमने यहां लिखा बैंक ओडी या सीसी लिमिट। तो हमेशा बैंक ओडी सीसी लिमिट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आती है, क्योंकि वो 12 महीने में रिन्यू होनी होती है, कंपल्सरी है वो 12 महीने में रिन्यू होगी। इसमें हम डीओडी लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं, जो डीओडी लिमिट कई आपने सुना होगा, डीओडी लिमिट डिफरेंट होती है, वो लैब का ही मतलब डिफरेंट वर्जन होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का एक डिफरेंट वर्जन होता है। वो लिमिट एक्चुअली में नहीं होती, वो एक डिफरेंट कान को घुमा फिरा के पकड़ा हुआ है लैब देने के लिए लोगों को, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी। देन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब जिनसे आप माल खरीदते हो, वो 2-4-6 महीने में उनको 2-4-6 क्या 15 दिन 20 दिन डिपेंड, बिजनेस टू बिजनेस, 2-3-4 महीने में उनकी पेमेंट होनी होती है, ठीक है। उधार माल खरीदा आपने, माल बिका, बेच पेमेंट कर दी उनको। देन अगर बायर्स को से कोई एडवांस आया है तो भी करंट लायबिलिटी में होगा। किसी ने आपसे माल खरीदना है और उसने कुछ पैसा एडवांस दे दिया है, तो वो एक्चुअल में जब तक वो माल सप्लाई नहीं होता तब तक वो लायबिलिटी होती है, तो इसलिए एडवांस फ्रॉम बायर्स। देन एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है। जैसे आप बैलेंस शीट तो 31 मार्च में बनती है, लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो रोज नहीं पे होते, जैसे बिजली का बिल है महीने में एक बार आएगा या 2 महीने में एक बार आएगा, सैलरी है महीने में एक बार पे करनी है, माल तो रोज खरीदना है लेकिन खर्चे तो बिजनेस के हैं। तो जो एक्सपेंसेस बिजनेस चलाने के लिए होते हैं जो पेएबल हैं, पे नहीं किए गए हैं, एज ऑन डेट पेंडिंग है, बैलेंस शीट में आप कई बार देखते होंगे, जैसे टीडीएस बनना था, इनकम टैक्स था, उसकी प्रोविजनिंग है, कुछ और है, या सैलरीज पे करनी थी, रेंट पे करना था। अब वो जैसे रेंट जो है कई बार एडवांस भरा जाता है, कई बार बाद में भरा जाता है, सैलरीज हमेशा बाद में पे की जाती है, सैलरीज हमेशा बाद में पे की जाती है, पहले एम्प्लॉइज काम करते हैं, देन वो कंप्लीट मंथ कंप्लीट होता है, देन सैलरी पे की जाती है। तो बहुत सारे बिजनेसेस में सैलरीज 2, 3, 5 तारीख, 7 तारीख तक, 10 तारीख तक भी जाती है, ठीक है। तो अगर 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सैलरीज पेबल रहेंगी, यहाँ पे वो खर्चे यहां आएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं फिक्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स की। प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है, भाई प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स होंगी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो 2-4 महीने में खत्म हो जानी। इक्विपमेंट्स हैं, वो प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है। देन लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह है, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर ये जो यहाँ पे पैसा था लायबिलिटी का, ये एग्जैक्टली इधर मूव होता है, इधर की इन्वेस्टमेंट यहाँ आती है और इधर की इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी। जैसे आपने यहाँ बैंक ओडी लिमिट या शॉर्ट टर्म जो सीसी लिमिट ली है, वो यहाँ दिखेगी आपको करंट या शॉर्ट टर्म एसेट्स में। तो शॉर्ट टर्म एसेट्स या करंट एसेट्स कौन सी हमारी स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक लगातार बदलता रहेगा, इन्वेंट्री स्टॉक। डेटर्स हैं, जिनको माल उधार बेचा वो लगातार बदलता रहता है,
राइट। तो वो डेटर्स और स्टॉक जो हैं वो यहां आएंगे और लिमिट के अगेंस्ट वो क्रिएट होगा। अब कई बार क्या होता है, कई बैलेंस शीट हमारे पास आती है, यहां पे लिमिट ले रखी है 2 करोड़ की और स्टॉक और डेटर जो है वो 50 लाख के हैं। पैसा कहां गया भाई? अब ये मिसयूज ऑफ फंड्स आता है। अगर आपने 2 करोड़ की लिमिट ले रखी है और यहां स्टॉक और डेटर्स में पैसा 50 लाख है, तो वो 1.5 करोड़ रुपए कहां गया? अब उसने क्या किया होगा, या तो मशीनरी में डाल दिया होगा, देन मिसयूज ऑफ फंड हो गया। जो पैसा लगातार रोटेट होना चाहिए, रेगुलर ऑपरेशंस में होना चाहिए, वो पैसा अगर गलत तरीके से आप इस्तेमाल कर दोगे, ये पैसा यहां डाल दोगे, या यहां लॉन्ग टर्म पैसा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लिया, 15 साल का लोन है और उसको आपने यहां डाल दिया, वो भी दिक्कत करेगा। तो क्रॉस में अगर पैसा डालोगे तो दिक्कत करेगा। जिस तरीके मैं जो बता रहा था, जिस नेचर का पैसा, जिस तरीके का पैसा आपको बिजनेस में चाहिए, वैसा ही अगर आप पैसा लोगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ पाएगा। अगर आप गलत तरीके का पैसा लोगे, गलत नेचर का पैसा उठाओगे, इधर का पैसा उधर डालोगे, तो नुकसान होगा ही होगा। देन कुछ पैसा जैसे सप्लायर्स को आपने एडवांस दे रखा है, जिनसे आप माल खरीदते हो, उनको अगर आपने एडवांस पेमेंट की हुई है तो वो भी इधर आएगा। जो कैश और बैंक बैलेंस वो लगातार चेंज होते रहते हैं, तो वो भी इधर आएंगे। तो बैलेंस शीट को समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हालांकि इसमें बहुत इन डेप्थ भी पॉइंट्स होते हैं, बट इतना बेसिक नॉलेज भी बहुत सारे लोगों को नहीं होता। इतनी बेसिक चीजें तो समझ ही सकते हैं ना आदमी, और इतनी बेसिक चीजें समझ लेगा तो प्रेजेंट करने में भी दिक्कत नहीं होगी। एटलीस्ट हमें समझाने के लिए, जो कंसल्टेंट है उनको समझाने के लिए, या ये बैंकर जो जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है उसको समझाने के लिए, बिजनेसमैन को इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। अगर उसको इतना बेसिक नॉलेज है तो उसकी प्रेजेंटेशन उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाएगी, कोई ना कोई उसको हेल्प कर देगा। लेकिन ये भी नहीं पता, ये डेटा भी नहीं पता, तो दिक्कत है, राइट। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि बैलेंस शीट को समझना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, 10 मिनट बैठा जाए, सब कुछ बिजनेसमैन को पता होता है। कौन सा पैसा कहां आया, कहां गया, कहां इन्वेस्ट हुआ, कहां से रिटर्न आ रही है, कहां नहीं हो रहा, सब कुछ बैंकर को, बिजनेसमैन को पता होता है। बस उसको 10 मिनट समझना है। हल्की सी टेक्निकलिटी, जैसे कोई बिजनेसमैन सेल्स में माहिर हो सकता है, ऑपरेशंस में माहिर हो सकता है, प्रोडक्शन में माहिर हो सकता है, अलग चीजों में माहिर हो सकता है, अकाउंट्स का भी 10-5% नॉलेज होना चाहिए। और इतना नॉलेज भी होगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि फंडिंग सिर्फ बैलेंस शीट के आधार पर ही होती है। स्पेशली बिजनेस फंडिंग तो सिर्फ बैलेंस शीट के आधार पर ही होती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सारा गेम यहीं पे है। फाइनेंसिंग में अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंसिंग चाहिए तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, फंड से रिलेटेड। लोन शब्द हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोन दिलाने का काम करते हैं, अदरवाइज फंड्स, बेसिकली लॉन्ग टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड्स। एक केस स्टडी के तौर पे मैं आपको एक समझाता हूं। एक कंपनी का नाम, बहुत पहले, अगर आप लोग तो छोटे हैं, एक कंपनी का नाम था सुभिक्षा रिटेल। 2000 आई थिंक 8-9 में कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी हो गई थी। 1600 स्टोर थे, रिटेल चेन थी, जैसे ये बिग बाजार, हाँ बिग बाजार, मोर, हाँ इस तरह की सुभिक्षा रिटेल के नाम से थी 2008-9 में। तो 1600 स्टोर थे ऑल ओवर इंडिया। बड़ी चीज हो जाती है 1600 स्टोर होना, करोड़ों रुपए की टर्नओवर थी। और कमाल की बात बताऊं, इसके जो फाउंडर या प्रमोटर थे ना, वो आईआईटी पास आउट थे। आईआईटीएन ने मिलके जो है बढ़िया बढ़िया धंधा किया। तो क्या हम समझ सकते हैं कि आईआईटी पास आउट इतना, मतलब इंडिया छोड़ो, वर्ल्ड लेवल पे भी आईआईटी की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। तो ऐसी संस्था से पढ़े हुए बिजनेसमैन धंधा चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, 1500-1600 स्टोर बना दिए उन्होंने, और 1600 स्टोर के बाद वो फेल हो गए अचानक से। आज की डेट में देखो, 2008 और आज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 12-15 साल, 17 साल, 17-18 साल में हम आज ज्यादातर लोग उनका नाम नहीं जानते। तो क्या गलतियां की उन्होंने कि उनका धंधा इतना बड़ा होने के बावजूद और इतनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद वो गायब हो गए, मार्केट से गायब हो गए। अभी एक रिसेंटली का एग्जांपल बताऊं तो, एक वो कैब चलती है ना, ब्लू समथिंग कुछ,
अभी रिसेंटली ब्लू कैप या कुछ था, अभी आई थिंक महीना 20 दिन पहले की बात है, डिफॉल्ट हो गए। अच्छा खासा बिजनेस, सब कुछ चलता हुआ, स्वाहा। वही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, पैसा निकाला धंधे से और 100 करोड़ के फ्लैट खरीद डाले ब्लू कैप वालों ने। सेम इन्होंने सुभिक्षा वालों ने किया था। क्या किया, बिजनेस में फंडिंग आ रखी थी, बैंक का लोन था, लिमिट्स थी, लिमिट्स में से पैसा निकाला और जमीन में इन्वेस्ट कर दिया कि जमीन के भाव बढ़ जाएंगे जी। शॉर्ट टर्म पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब मुसीबत आई, जब पैसे के रिपेमेंट, बैंक के लोन की रिपेमेंट की टाइम आया, तो प्रॉपर्टियां बिकी नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टियां बिकने में टाइम लगता है। और कई दफे प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टीज में डाउनफॉल होता है। आदमी सोचता है आज नहीं कल परसों बेचूंगा, तो पैसा जब प्रॉफिट बनेगा तब। कई बार ऐसा होता है कि भी आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, वो बिकी 90 लाख की रही है, तो आदमी बेचना नहीं चाहता, उस चक्कर में डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो सुभिक्षा रिटेल के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। अगर पैसे का मिसयूज करेंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, गलत तरीके से घुमाएंगे पैसा, जहां कैलकुलेशन छोटी है, आपका पॉकेट अलाउ करती है 500 रुपए की और आप 50 रुपए में खेल रहे हैं, ठीक है चल जाएगा, संभाल लोगे कहीं ना कहीं से। लेकिन आपकी पॉकेट अलाउ करती है 500 रुपए की और आप 450 500 रुपए में खेलना चाहते हो, छोटा सा झटका मार देगा। छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, अटक गए आप, धंधा खत्म। और एक चीज का ध्यान रखिए, कभी कोई बिजनेस बंद होता है ना, तो सिर्फ बिजनेस नहीं बंद होता है, उस बिजनेस से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का रोजगार जाता है, बहुत सारे परिवारों की आजीविका खत्म होती है या प्रॉब्लम में आती है। बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं एक बिजनेस पे। जैसे हम सुभिक्षा का एग्जांपल ले रहे थे, 1600 स्टोर और कितने ही करोड़ों की टर्नओवर थी, तो कितने लोग उसके एम्प्लॉइज होंगे, कितने ही लोग उनको सप्लाई करते होंगे, कितने ही लोग उनसे खरीदते होंगे, तो सबका बिजनेस डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे लोगों का डिस्टर्ब बिजनेस होता है, बिजनेस जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है अगर कोई एक बिजनेस फेल होता है तो किसी भी बिजनेसमैन को सिर्फ अपने फायदे का नहीं सोचना चाहिए, उसको ओवरऑल समाज का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसने अगर 4 लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है अपने बिजनेस में, तो वो 4 लोगों का परिवार भी उस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है और उसके लेनदार और उसके देनदार भी उस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। यहां तक के वीडियो में जो हमने समझा है वो समझा है प्रेजेंटेशन के बारे में। आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, बैलेंस शीट का बेसिक आइडिया होना चाहिए, धंधा ग्रोथ में होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए आप धंधे में। ये अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं और आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का भी कैलकुलेशन समझ में आ गई है, ठीक है, तो मान के चलो आप आधी जंग जीत जाते हो। इसके बाद आपके पास लोन लेने के लिए लगभग सब कुछ रेडी है। अब आपका कॉन्फिडेंस और बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, उसके अलावा कुछ नहीं बचता, ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस को की प्रेजेंटेशन और आपके डॉक्यूमेंटेशन की प्रेजेंटेशन के लिए भी हम बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हम पिछले 23 सालों से यही करते आ रहे हैं। और हमारी जो काम करने का तरीका है, हम अपने काम के करने के तरीके में एक ही चीज समझते हैं कि कस्टमर का बेनिफिट ही हमारा प्रॉफिट है। इसके बाद हम यहां से शुरू करते हैं कि बैंक आपसे क्या चाहता है, बैंक क्या किस तरीके से प्रोसेस किसी एप्लीकेशन को करता है, ठीक है। ऑल्दो आज की डेट में हम भी एक बैंक की तरह ही प्रोसेस कर रहे हैं। हमारे दूसरे विंग जो कि हमारा स्मॉल फाइनेंस वाली कंपनी है, एज एनबीएफसी, एज ए को लेंडर, हम लोग बैंक की तरह ही बिहेव कर रहे हैं कि हम किसको फंडिंग किस तरीके से दे रहे हैं। लेकिन बैंक चाहता क्या है उसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। बैंक मुख्य तौर पर 2-3 चीजें देखता है। एक, कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि उसने पुराने टाइम पे जो लोन लिए हैं उन लोनों को रीपेमेंट किस तरीके से किए, टाइमली भरे हैं नहीं भरे हैं, डिफॉल्ट किया है क्या किया है, या बैंक को रुला करके किस्तें दी है। 1 तारीख की किस्त थी,
तो उसको किस्त देते देते 28 तारीख हो जाती थी। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना डिले पेमेंट करता रहा है, या 1 तारीख की किस्त को उसने 5 तारीख को भरता है, वो भी लेट है। बहुत सारे कस्टमर हमारे पास मिलते हैं, पहले सेम मंथ में पे कर दिया था भाई, मई की किस्त थी मई में भर दी, और क्या चाहिए भाई। जो ड्यू डेट है, जो देने की तारीख तय है, उस तारीख में ही आपको पेमेंट करनी है, तभी आपको एक अच्छा पे मास्टर माना जाएगा। अगर आप 1 तारीख की ड्यू डेट है या 5 तारीख की ड्यू डेट है और 5 के अगेंस्ट में आप 10 को पेमेंट करते हो, तो आप डिफॉल्टर हो, क्योंकि आपने जो आपकी कमिटेड डेट थी, कमिटमेंट जिस डेट की पेमेंट की हुई है, उस डेट में आपने पेमेंट नहीं की। अब आप एक्सक्यूज देते रहते हो कि बॉस ये हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। वो एक्सक्यूज काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है? क्योंकि भाई बैंक ने आपको लोन दिया है, आपने आपने प्रॉमिस किया था कि मैं इस डेट में करूंगा। अगर आपको अपने बिजनेस में कोई भी उतार चढ़ाव इस तरीके के दिखते हैं, तो उसकी प्रोविजनिंग आपको करके चलनी है, बैंक का कोई लेन देना नहीं है। आपके बिजनेस में अगर कहीं 19-20 दिखता है कि यार मेरी पेमेंट लटक सकती है, लेट हो सकती है पेमेंट, तो उसका ईएमआई को पेमेंट डेट करने का, या जो इंटरेस्ट सर्विसिंग है, जो कमिटमेंट डेट है आपकी, उस डेट पे पेमेंट करने की जिम्मेवारी आपकी है। आप पैसा कहां से लेके आओगे, एडवांस प्रोविजनिंग करोगे या कहीं और से उधार मांग के लाओगे या रिश्तेदारों से लोगे, वो काम आपका है कि ड्यू डेट पे पैसा होना चाहिए पेमेंट करने के लिए। इसमें बैंक की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई सारे लोग इस बात पे बैठने लगा देना, भाई सेम मंथ में तो कर दिया। देखो गलत होता है। चोरी 1 रुपए की भी वही है और चोरी करोड़ रुपए की भी वही है। चोरी तो चोरी है। डिफॉल्ट 5 तारीख को पेमेंट की ड्यू डेट है, तो 5 तारीख को नहीं की, 5 को 6 को भी की है, तो भी गड़बड़ है। इवन 5 को सुबह अकाउंट में, कई लोग देखते होंगे आज की डेट में सुबह 7-8 बजे किस्त हिट कर जाती है, और बंदा जो है 10 बजे सुबह बैंक खुलता है, फिर पेमेंट जमा करता है, वो भी डिफॉल्ट है। आपको पता है सुबह 8 बजे किस्त हिट कर जाएगी या 6 बजे किस्त हिट कर जाएगी, तो आपका पहले दिन ड्यू बैलेंस होना चाहिए ना अकाउंट में, राइट। तो बैंक क्रेडिट हिस्ट्री को समझता है, यानी कि पुरानी रिपेमेंट का स्ट्रक्चर समझता है कि बंदा किस तरीके का गुड पे मास्टर है या बैड पे मास्टर है, राइट। कई लोग जो है ना कंफ्यूज होते हैं स्कोर में, क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर में और सिबिल हिस्ट्री में। तो थोड़ा सा यह समझाऊं कि स्कोर जो है वो आपके, जैसे आप अच्छी पेमेंट करते जाते हैं तो आपका स्कोर इंप्रूव करता जाता है। स्कोर का कुछ बहुत रिलेवेंस नहीं है। बहुत सारे केसेस में खराब हिस्ट्री के साथ भी अच्छे स्कोर मिलते हैं और अच्छी हिस्ट्री के साथ भी खराब स्कोर मिलते हैं। फाइनेंशियल, हाँ, कई मामलों में अब धीरे धीरे ये डाटा इंप्रूव हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो स्कोर भी अलाइन हो रहे हैं, डिपेंड ऑन दी हिस्ट्री। बट अगर आपकी हिस्ट्री खराब है और स्कोर अच्छा है तो लोन नहीं मिलेगा। अगर हिस्ट्री अच्छी है, स्कोर खराब है, तो भी आपको लोन मिल जाएगा, राइट। तो आपको अब धीरे धीरे तो ये स्कोर और हिस्ट्री अलाइन हो गए हैं, और थोड़ा बेटर, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, डाटा इंप्रूवमेंट होंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती जाएगी। सो पहला पॉइंट हमने समझा क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर का, जिसको आम भाषा में लोग सिबिल बोलते हैं, ठीक है। सिबिल एक कंपनी का नाम है जो कि क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती है। ऐसी इंडिया में 4 कंपनियां हैं। वो चारों कंपनियां क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर, सिबिल, जैसे कि पहले हम लोग एक ऐड देखते थे, आज भी बहुत सारे लोग जो पुराने हैं 40-45 साल या उससे ज्यादा एज के हैं, तो टूथपेस्ट लेने जाओ, अब उसको लेने ही क्लोजअप है, लेकिन बोलता है कोलगेट दे दे। अब वो दुकान पे जाएगा, बोलता है जी कोलगेट दे दो। अब उसने कोलगेट दी कि नहीं ये वाली नहीं, मेरे को क्लोजअप वाली कोलगेट। तो सिबिल इज लाइक, सिबिल एक कंपनी का नाम है, वो ज्यादा चलती है, इसलिए उसको सब लोग जो है सिबिल बोलते हैं। अदरवाइज सिबिल से क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करने वाली कंपनी का नाम है। सेकंड पॉइंट पे बैंक ये चाहता है कि वो बिजनेस का कंडक्ट समझे। किसी बिजनेस को अगर फंडिंग देनी है तो उसका कंडक्ट क्या है। कंडक्ट मतलब उसका व्यवहार कैसा है, उसका लेनदार देनदारों के साथ व्यवहार कैसा है, उसकी इंप्लॉइज की सैलरी टाइम पे जाती है नहीं जाती है,
बिजली के बिल टाइम पे भरता है, या आपके बहुत सारी जैसे जीएसटी होता है, टीडीएस है, ये है, जो अपनी लाइबिलिटीज हैं उनको टाइमली भरता है नहीं भरता है, और प्लस उनके लेनदार और देनदारों के साथ किस तरह का व्यवहार है, बैंकर ये समझना चाहता है। क्योंकि अगर आपका लेनदार देनदारों के साथ व्यवहार खराब होगा तो आपका बिजनेस दिक्कत करेगा, डावाडोल चलेगा। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हो, गवर्नमेंट ड्यूटीज की, गवर्नमेंट ड्यूज जो होते हैं उनकी पेमेंट अगर आप टाइमली नहीं करते हो, जीएसटी टाइमली नहीं भरते हो, इनकम टैक्स टाइमली नहीं भरते हो, टीडीएस, तो इनकम टैक्स के और नोटिस आएंगे और वो आदमी उन चीजों में उलझा रहेगा, उनसे बचने की कोशिश करेगा, गलत तरीके अपनाएगा, तो भी बिजनेस डूब सकता है। तो बिजनेस का व्यवहार, बिजनेस का कंडक्ट भी एक फाइनेंसर प्रॉपर तरीके से चेक करता है कि भाई हाँ, ये आदमी किस तरीके से काम कर रहा है या ये बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। थर्ड और एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बिजनेस कंटिन्यूटी का, कि कोई बिजनेस कितना पुराना हो गया है और उस बिजनेस की कंटिन्यूटी में ग्रोथ है या नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री गुड पे मास्टर है नहीं है, देन बिजनेस का कंडक्ट यानी कि उसका बाजार में व्यवहार कैसा है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज बिजनेस कंटिन्यूटी, कि बिजनेस कितने टाइम से चल रहा है और उस चलने के साथ साथ कैसे चल रहा है, डामाडोल होल के चल रहा है या ग्रोथ पा रहा है हर साल, कभी चल जाता है, कभी रुक जाता है, कभी चल जाता है, कभी रुक जाता है, या धीरे धीरे चल रहा है लेकिन हर साल धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे कंटिन्यू है। कभी पता लगे 2 महीने में करोड़ों रुपए की टर्नओवर कर ली, अगले 4 महीने जीरो बैठ, वो कंटिन्यूटी देखना, वो समझना कि भी उसकी ट्रांजैक्शन लगातार है या नहीं है। ये फाइनेंसर देखता है लोन देने से पहले, क्योंकि अगर एक बार लोन मिल गया, चाहे वो लिमिट है चाहे टर्म लोन है, उसकी रिपेमेंट मंथली वाइज होनी है। तो मंथली उसकी सर्कुलेशन, उसके पैसे का रोटेशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूटी के तौर पे बैंकर या फाइनेंशियर देखता है। और नंबर 4 पे लास्ट चीज, जिसको एज ए कंज्यूमर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए डीएसए, एज ए लोन एजेंट, एज ए कंसल्टेंट, ज्यादातर लोग जो हैं, कंसल्टेंट को तो मैं थोड़ा एक्सक्लूड करूंगा, बट 90% लोग, मोर देन 95% लोग जो है इस लास्ट पॉइंट पे सबसे पहले फोकस करते हैं। एज ए बिजनेसमैन अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो आप भी सबसे पहले इसी चीज पे फोकस करते हो। अगर आप एक लोन एजेंट हो या आप एक बैंकर हो, जो जनरली ये प्राइवेट बैंकों के एम्प्लॉयज घूमते रहते हैं, लोन दे दो, लोन ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो, उन सबका फोकस सबसे लास्ट पॉइंट पे होता है। ये जो 3 पॉइंट मैंने पहले बताए, इन 3 पॉइंट में से थोड़ा बहुत क्रेडिट हिस्ट्री को समझते हैं लोग, बिजनेस कंडक्ट को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, ठीक है, और बिजनेस कंटिन्यूटी को काफी हद तक इग्नोर करते हैं। और लेकिन सबसे लास्ट पॉइंट जिसको सबसे लास्ट में समझना है, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिपेमेंट कैपेसिटी, उसको सबसे पहले लाते हैं। इतने की टर्नओवर है, इतने का प्रॉफिट है, इतनी किस्त भर देगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, सबसे पहले इन पॉइंट पे ध्यान देते हैं। जबकि ये लास्ट स्टेज है। अगर हम एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं या एज ए बैंकर या एज ए फाइनेंशियर, बैंकर या फाइनेंशियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे लास्ट में लेके आता है। अगर आप ध्यान से दो, पहले फाइल लॉगिन होती है, फिर क्रेडिट हिस्ट्री चेक होती है, देन पीडी होती है, देन पीडी में सारी चीजें समझी जाती हैं, और फिर लास्ट में एलिजिबिलिटी कैलकुलेट होती है। तो बैंकर के लिए, फाइनेंशियर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे लास्ट का पार्ट है। जब वो ओवरऑल समझ लेगा किसी प्रोफाइल को कि हाँ भाई उसको फाइनेंसिंग देनी है, ठीक है, तो विद इन द पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स उसकी पॉलिसी में लिखे हुए हैं, लोन देने के तरीके लिखे हुए हैं, उन तरीकों में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी समझ ढूंढ के लाएगा। अगर किसी को लोन देना है, ये सारा कार्रवाई करने पहले 3 पॉइंट समझ में आ गए, कंपनी की, कंपनी या जो बोरोवर है उसकी हिस्ट्री समझ में आ गई कि वो टाइमली प्रॉपर सिबिल ठीक है उसका, बिजनेस का कंडक्ट समझ में आ गया, बिजनेस कंटिन्यूटी ग्रोथ समझ में आ गई, तो फिर एलिजिबिलिटी बना लेगा।
फिर वो तरीके ढूंढेगा उसको लोन करने के, कि हाँ यार ये पार्टी आई है, सही है चारों तरफ से, तो इसको लोन दे देना चाहिए। और अगर उसको पहली 3 चीजें नहीं समझ में आई, फिर वो तरीके ढूंढेगा लोन ना देने के। नहीं देना इसको लोन, इसलिए नहीं देना, ये कहानी है, वो गड़बड़ है, ऐसा है वैसा है, राइट। तो सबसे लास्ट जो पॉइंट है दैट इज रिपेमेंट कैपेसिटी। बट ऑब्वियस है वो सारी रिपेमेंट कैपेसिटी जो है, जब हम रिटेल लोन्स में जाते हैं तो रिटेल लोन्स में प्रॉफिटेबिलिटी या कैश फ्लोज पे डिसाइड करते हैं, और जब हम बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं तो बिजनेस फाइनेंस में रिपेमेंट कैपेसिटी या एलिजिबिलिटी, फाइनेंस लोन की एलिजिबिलिटी, उसकी काउंटिंग के लिए बैलेंस शीट के अनुसार होती है। अब अगर हम मतलब वो कैलकुलेशन समझाने जाएंगे तो मल्टीपल कैलकुलेशन है, 10 तरह की 20 तरह की कैलकुलेशन के तरीके से लोन दिया जा सकता है। रेशियो एनालिसिस है, टर्नओवर बेस्ड फंडिंग है, डीपी बनानी है, स्टॉक स्टेटमेंट को समझना है, ये समझना है, वो समझना, बहुत कुछ है। बट बेसिक 4 चीजें अगर आपको पता है कि फाइनेंशियल को क्या चाहिए, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन बेटर कर सकते हो। अच्छा, कई सारे व्यापारी हमारे पास आते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और सबसे पहले लोन की तरफ भागते हैं। इवन हम तो कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपना धंधा शुरू करते हैं लोन लेने के बहाने, कि लोन मिल जाएगा, धंधा शुरू कर लो। धंधा क्यों शुरू करना है? लोन लेने के लिए। अपनी इन्वेस्टमेंट ना, अपने पास 10 लाख हैं, 1 करोड़ का बैंक से लोन मिल जाएगा, चलाएंगे काम। भाई पहले अपने 10 लाख लगाओ, 10 के 20 बनाओ, 20 के 30 बनाओ, जब 30, 40, 50 पे पहुंचो तब फंडिंग की बात करो। भाई सरकारी नियम भी जो आमतौर पर जो ज्यादातर चीजों में लगता है, वही लगता है कि भी 25-30% आप अपना पैसा लगाओ और 70-75% बैंक की तरफ से फाइनेंस हो जाएगा। तो कम से कम 25-30% तो कम आगे लगाओ, फिर प्लानिंग करो। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि 1/3 और 2/3 का रेशियो होना चाहिए। किसी भी धंधे में अगर 100 रुपए लगने हैं तो उसका 1/3 पैसा प्रमोटर लगाए, बिजनेस का ओनर लगाए, और 2/3 का वो लोन देख सकता है। लेकिन अगर आप अपने धंधे में 90%, 95% पैसा लोन उठा के लगाओगे तो भैया धंधा कैसे चलाओगे? फिर आप अपने लिए थोड़ा ना कमा रहे हो, फिर तो आप फाइनेंसर या बैंकर के लिए कमा रहे हो। उससे बढ़िया नौकरी कर लो। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले अपना कारोबार, अपने धंधे को मजबूत करो, ठीक है, फिर फाइनेंस की तरफ जाओ। अगर आपका धंधा मजबूती से खड़ा है तो आप फाइनेंस की तरफ जाओ। अगर आपका धंधा स्टार्टअप है और आपको लगता है, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, आप नया स्टार्ट कर रहे हो, आपकी कैलकुलेशन दुरुस्त है, आपको लगता है कि आप एक यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप बहुत अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, या जिस लोकेशन पे आप वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस लोकेशन पे आपकी मोनोपोली हो सकती है, आप वहां पे अपना प्रोडक्ट बहुत आसानी से और अच्छे दाम पर बेच सकते हो, तब तो स्टार्टअप पे रिस्क लो। अदरवाइज जनरल टेंडेंसी में जनरल प्रोडक्ट्स के लिए, मान लीजिए आप एक जो है हलवाई की वो है मोहल्ला है, या वो है क्या बोलते हैं बाजार है, या मान लो कपड़े की कोई मार्केट है, वहीं जाके आप अपनी दुकान खोलना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, भाई कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है वहां पे, जो दुकानदार हैं कपड़े की मार्केट में, जिनकी अपनी साख बनी हुई है, तो पहले ग्राहक वहीं जाएगा, पुरानी दुकान की तरफ जाएगा। नया दुकानदार वहां आके बहुत स्ट्रगल करेगा, उसको या तो यूनिक प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा, अपना कपड़ा कोई अच्छी बढ़िया क्वालिटी का लाना पड़ेगा, प्राइस सेंसिटिव भी होगा, प्राइसेस भी अच्छे तरीके से मेंटेन करने पड़ेंगे अगर उसको सक्सेस होना है। और मान के चलो बहुत मुश्किल होगा उसको वहां पे। तो अगर आपको स्टार्टअप करना है तो यूनिक आइडिया, लोकेशन का बहुत ध्यान रखना है। आज की वीडियो में हमने 2-3-4 चीजें समझी। एक, एज ए क्लाइंट, एज ए कस्टमर, एज ए बोरोवर, एज ए बिजनेसमैन, आपको फंडिंग लेने से पहले क्या क्या
करना चाहिए, क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए, क्या कैलकुलेशन करनी चाहिए, किन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, चाहे वो अपने बिजनेस साइकिल को समझना है, अपनी बैलेंस शीट को समझना है। और दूसरे पार्ट पे हमने बैंकर के नजरिए से भी समझा कि बैंकर को क्या चाहिए, एक फाइनेंसर को क्या चाहिए आपसे, किस तरीके की फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन चाहता है, या किन कैलकुलेशन, किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के वो लोन देना चाहता है। तो उन सारी चीजों को अगर आप अलाइन कर लोगे एक दूसरे के अंदर, तो आपको लोन मिलना आसान हो जाएगा। आपको उस नेचर का लोन मिल पाएगा जिस नेचर का आपको चाहिए, जितना लोन चाहिए उतना मिल पाएगा। और अगर वो सारी चीजें प्रॉपरली मिल जाती हैं, आपके बिजनेस में फाइनेंस हो जाता है, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिए, जैसे आपके शरीर में खून लगातार प्रवाह करता है, हार्ट लगातार धड़कता है, तो वो ब्लड पंप कर रहा होता है, ब्लड की पंपिंग कर रहा होता है। तो शरीर के हर हिस्से में खून का प्रवाह सुनिश्चित होता है, और शरीर के हर हिस्से में खून का प्रवाह सुनिश्चित होता है, तभी बॉडी ठीक से काम करती है। इसी तरीके से फाइनेंस भी बिजनेस में ब्लड का रोल निभाता है। अगर बिजनेस में ठीक तरीके की फाइनेंसिंग होगी, साफ सुथरा फाइनेंसिंग डलेगा, जितना फाइनेंस चाहिए, यानी कि जिस पार्ट को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड उस पार्ट पे सर्कुलेट हो रहा है, तो बॉडी का वो पार्ट अच्छे से काम करेगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो भी दिक्कत करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तभी दिक्कत करेगा। फ्लो जो है प्रॉपर तरीके से होगा, एडिक्वेट होगा, तो आपको बॉडी ठीक से काम करेगी। सिमिलरली बिजनेस में भी पैसे का फ्लो, फंड्स का फ्लो, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। नेचर ऑफ फंड्स की जो होती है, जैसे हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड कर रहे थे, उसके हिसाब से होगा, तो धंधा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इन सारी बातों के साथ साथ मैं इस वीडियो को आज कंक्लूड करता हूं, और ये कहता हूं कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं, हम इन पे, ये वीडियो में तो इतना बहुत डिटेल में नहीं बताया मैंने, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ होता है जो हम करते हैं। हम अपने क्लाइंट्स को फाइनेंसिंग दिलाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, समझते हैं, डिस्कशंस होती हैं, मल्टीपल विजिट्स होती हैं, तभी हम फाइनेंसिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ते हैं।